हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स। ये जो चैप्टर है ये पहले से मैंने चैनल पे नहीं पढ़ा रखा है, बट स्टिल दिस वीडियो फॉर दिस चैप्टर इज अ पार्ट ऑफ द रिविजन सीरीज। ठीक है, जो मैंने कुछ टाइम पहले शुरू करी थी, बट आई कुड नॉट कंटिन्यू विद इट ड्यू टू सम रीजंस, बट आई एम बैक अगैन। और जो ये वाला जो वीडियो होने वाला है ये चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, अलोंग विद दैट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बाय इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरा मतलब है जिन क्वेश्चंस का इस बार एग्जाम्स में आपके आने का बहुत ज़्यादा चांस है, या अपकमिंग जो भी एग्जाम्स होंगे क्लास 6 के, उसमें अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस में दिया गया तो ये सवाल आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो मैंने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है, ऑफ डिफरेंट स्कूल्स। So now without wasting any time, let's get started. तो देखो ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा लग रहा है, बच्चों को मुश्किल लगता है, बट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन द मोस्ट ईजिएस्ट वे पॉसिबल। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन आपको कुछ ऐसा खास पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक स्टोरी टाइप में बता दी हूँ। जस्ट लिसन टू दैट केयरफुली। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो हम पूरी जो अर्थ होती है, एंटायर अर्थ हम एक बार में नहीं देख सकते हैं। क्यों? दो रीजन की वजह से। एक तो वो इतनी ज़्यादा उसका साइज है, फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीजन उसका जो स्फेरिकल शेप है, शेप उसका स्फेरिकल है। तो अगर आप लोगों ने कभी देखा है, जैसे आप सबने देखा ही होगा आई एम श्योर, एक फुटबॉल को, तो उस टाइप के शेप का है वो स्फेरिकल। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप होता ये है कि आप आगे से देखोगे तो पीछे का रीजन नहीं देख पाओगे, पीछे से देखोगे तो आपको आगे का रीजन नहीं दिख पाएगा कंप्लीटली। तो एक बार में हम पूरी की पूरी अर्थ नहीं देख सकते। साथ में जो सैटेलाइट्स ऊपर हम लोग भेजते हैं, जो सैटेलाइट्स होती हैं वो पिक्चर्स लेती तो हैं, बट वो एक बार में अर्थ का हाफ दिखाती हैं, यानी एक हिस्सा दिखाती हैं। ठीक है, दस अ मॉडल ऑफ द अर्थ। लेकिन अगर हमारे पास अर्थ का कोई अगर मॉडल हो जिसको हम रोटेट कर सकते हैं, देखो अर्थ को हम रोटेट नहीं करते, वो खुद से रोटेट होती है, बट अगर हमारे पास फिजिकली यहाँ पे एक मॉडल हो जिसको मैं घुमाकर चेक कर सकूँ और रोटेट करके देख सकूँ आगे पीछे राइट एंड लेफ्ट, तो उससे हम पूरा प्लैनेट देख सकते हैं और उसके बारे में सीख सकते हैं। ठीक है, उसकी जो फिजिकल फीचर्स हैं वो सारे हम जान सकते हैं अच्छी तरीके से। अब ग्लोब क्या होता है? ग्लोब की ये डेफिनेशन है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अ स्मॉल ह्यूमन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ का एक छोटा सा ह्यूमन मेड मॉडल जो होता है उसे हम ग्लोब कहते हैं। एक सिंपल और एक्यूरेट वे होता है अर्थ को, धरती को रिप्रेजेंट करने के लिए। ग्लोब पर जो एक मैप बनाया गया होता है वो क्या क्या शो करता है, वो करेक्ट जो एग्जैक्ट तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ जो सही साइज, शेप एंड लोकेशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स है वो आपको शो करेगा। मतलब अगर से हमारा अटलांटिक ओशन सदर्न में है तो आपको सदर्न में ही दिखाएगा, पैसिफिक ओशन जिस साइड पे है वो आपको पैसिफिक दिखाएगा, इंडियन ओशन कुछ इस साइड पे आता है तो इधर आपको इंडियन ओशन भी वो दिखाएगा। जो शेप ऑफ कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस है वो आपको वैसा ही दिखाएगा। जो जैसे हमारे इंडिया जो कंट्री है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा है, तो आपको उसमें वो गोवा स्मॉलेस्ट दिखेगा, जो लार्जेस्ट है वो लार्जेस्ट दिखेगा। एंड सेम अप्लाइज टू द कंट्रीज, ओशंस। मतलब कहने का मतलब ये है जो करेक्ट साइज और शेप है, साथ में जो लोकेशन है वो भी आपको एक ग्लोब पर दिखती है। और क्या क्या दिखाता है? पोजिशन ऑफ प्लेसेस इन रिलेशन टू वन अदर। मतलब जैसे मान लो राजस्थान ये हो गया, आई नो इट्स वेरी बैड ड्राइंग, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस टाइप से गुजरात होता है, तो इन दोनों की जो पोजीशंस हैं उनके बीच में जो रिलेशन है वो भी हमको एक ग्लोब पे के मैप पर दिख जाता है। ठीक है, इट्स जस्ट दिस। पर ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसको कैरी करना, मतलब एक जगह दूसरी जगह ले जाना मुश्किल होता है, इट माइट ब्रेक। ठीक है, ग्लोब पर जो स्पेस होती है वो लिमिटेड होती है, इस वजह से ज्योग्राफिकल फीचर्स की जो अच्छे से डिटेल्स होती हैं वो नहीं दिखाई जा पाती हैं। जो ग्लोब है उसको आप धरती के, अर्थ के एक पार्ट के लिए नहीं बना सकते। जैसे अगर मुझे इंडिया का मैप होता है, वैसे तो वर्ल्ड मैप होता है, पर अगर मुझे सिर्फ स्पेसिफिकली इंडिया का मैप पढ़ना हो या नॉर्थ अमेरिका का पढ़ना हो तो मैं अलग से उसका बना के, मतलब बने बनाए बिकते हैं एंड आई कैन स्टडी दैट, राइट। बट फॉर अ ग्लोब यू कैन नॉट डू सो कि आपको अगर सिर्फ इंडिया पढ़ना है तो आपने सिर्फ इंडिया का ग्लोब बना डाला, नहीं, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। इट इज़ डिफ़िकल्ट। एक बहुत लार्ज साइज़ का ग्लोब बनाना मुश्किल है, उसको यूज़ करना भी मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए छोटे ग्लोब्स बनाए जाते हैं। अब मैप्स कहाँ से आए?
अब ग्लोब की जो ये लिमिटेशंस थी, उसके जो डिसएडवांटेजेस थे, उसको बाहर निकलने के लिए, मतलब जो जो उसकी खराबियां थी, खामियां थी, उसको ठीक करने के लिए हमें कुछ चाहिए था। तो हमें एक सिंपल और आसान तरीका चाहिए था जिससे हम अर्थ के बारे में सीख सकें और उसको लर्न कर सकें। और इस वजह से हमें इन्वेंट करते करते हमारे पास आ गए मैप्स। अब मैप्स को एक फ्लैट सरफेस पे बनाना ईजी नहीं है। आप इमेजिन करो कि यू टेक अ ग्लोब, ठीक है, आपने एक ग्लोब लिया है यहाँ पे एज इट इज। अब इस ग्लोब के जो है हमने पीसेस करे और फिर उन पीसेस को हमने एक फ्लैटन कर दिया, एक मैप फ्लैट सरफेस पे हमने बिछा दिया, जस्ट लाइक इट इज शोन ओवर हेयर, ठीक है। तो क्या होगा, आपका जो रिजल्ट है वो एक कंटिन्यूअस मैप नहीं आएगा और आपको एक डिस्टॉर्टेड पिक्चर मिलेगी, एग्जैक्ट पिक्चर नहीं मिलेगी। फ्लैट सरफेस पे मैप्स बनाने के लिए जो मेथड्स हैं, जो तरीके हैं, उनको डेवलप किया गया है, ठीक है। क्यों डेवलप किया गया? क्योंकि जस्ट बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ मैप्स ऑन अ फ्लैट सरफेस। मैप होता क्या है? ये मैप की डेफिनेशन है, मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ एज अ होल। अर्थ का होल जो है उसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है, या फिर आप चाहो, इफ यू वांट, अ पार्ट ऑफ द अर्थ इज आल्सो ड्रॉन और कैन आल्सो बी ड्रॉन टू अ स्केल, स्केल के अकॉर्डिंग बनता है ऑन अ फ्लैट सरफेस। ये याद रखना। देखो अभी आप आगे बहुत सारे टाइप ऑफ मैप्स वगैरह सब पढ़ोगे, तो कई जगहों पे चीज़ें स्केल के साथ होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं वो स्केल के बिना होती हैं। तो किस में स्केल यूज़ होती है, किस में स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ होता है या नहीं होता, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ऑल्दो लेस एक्यूरेट, एक ग्लोब से कम एक्यूरेट होता है मैप, बट ये उससे ज़्यादा यूजफुल ज़रूर से होता है। एक जो मैप होता है उसमें टाइटल, स्केल, डायरेक्शन, ग्रिड। टाइटल मतलब जैसे आप ऊपर पढ़ते हो इंडिया पॉलिटिकल मैप, इंडिया रिवर मैप, तो ये उसका टाइटल हो गया। स्केल हो गया कि 1 किलोमीटर, देखो मैप पे 1 सेंटीमीटर जो है वो ग्राउंड पे कितना रिप्रेजेंट करता है। मानो मैप पे जो एक 1 सेंटीमीटर है वो हो सकता है मैप पे 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा हो, या हो सकता है वो 1000 किलोमीटर्स रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो जो भी मैप पे जो देखो ऐसा समझो, जो मैंने एक डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस या 2 पॉइंट्स ऑन अ मैप जो है, अगर मैं सेम पॉइंट्स या सेम दोनों जगहों के जो क्या कहते हैं डिस्टेंस, अगर वो मैं मेजर करूँ ग्राउंड पर, वो कितना होगा, उसे हम एक स्केल कहते हैं। जब आप बार ग्राफ पढ़ते हो तब भी आप एक स्केल बनाते हो, राइट। इट इज़ सिमिलर टू दैट। डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज़ में पढ़ा रखा है। आई एम गोइंग टू यूज द सेम वे टुडे ऑल्सो। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट करके जो सारा होता है ना, वो डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन अलग से टॉपिक है, इसलिए मैं यहाँ पे डेप्थ में नहीं जाऊँगी। ग्रिड, ग्रिड क्या होता है? देखो ग्रिड इससे तो मैथ्स का बन जाएगा। देखो बेसिकली लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स जो होते हैं ना, वो इंटरसेक्ट करते हैं। एक होते हैं लैटिट्यूड्स, एक होते हैं लॉन्जिट्यूड, ठीक है। बीच में स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करता है। तो ये जो इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो ये बैठ के बनाते हैं। देखो यहाँ पे से ये इंटरसेक्ट हुआ लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूडनल का, तो ये एक ग्रिड बॉक्स बना, एक ग्रिड स्क्वायर बना। ये सारा जो ये नेटवर्क ऑफ स्क्वायर्स बनता है ना, नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स, उसे हम बेसिकली ग्रिड कहते हैं, ऐसे आप समझ लो। कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स होते हैं, जैसे आप रिवर है, रिवर को हम सिंपली ऐसे बनाते हुए फ्लो करते हुए दिखा देते हैं। अब मैं बाकायदा पूरी ऐसे रिवर तो बना नहीं सकती, बड़ी सी नहीं ना, दैट्स वाई कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स होते हैं। अब कहीं पे पार्क है तो मैंने मानो ट्रीज बना दिया, मतलब अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसे फिक्स्ड जो कन्वेंशनल साइंस सिंबल्स हर मैप्स में यूज होते हैं, वो आपके इस बुक में दिए गए, सिर्फ उतने पढ़ना। हर स्कूल का अलग अलग है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे आपको स्लाइड्स में नहीं बता रखा है जब मैं कन्वेंशनल साइंस पढ़ाऊंगी, ठीक है। साथ में जो कलर्स होते हैं वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए, आपने जब भी आज तक मैप मार्क किया होगा, आपने देखा होगा रिवर्स को आप हमेशा ब्लू से मार्क करते हैं, जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं। जो प्लेन्स होते हैं वो हम ग्रीन से मार्क करते हैं, जो माउंटेन्स एंड ऑल होते हैं वो हम ब्राउन से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। और जो सारे फीचर्स होते हैं, ये सारा जिसमें मैंने इसमें बताया, ये सारे जो ये फीचर्स हैं, इनको हम मैप की लैंग्वेज कहते हैं। और ये हर किसी के बस की बात नहीं है इसको पढ़ना। इसको पढ़ने के लिए हमें एक एक्सपीरियंस और लर्नड इंसान चाहिए होता है, ठीक है। मोर टू नो आपकी बुक में एक बॉक्स दिया गया है। ऐसे कुछ कुछ मैप्स होते हैं जो नाइट स्काई को रिप्रेजेंट करते हैं। उन मैप्स को हम कहते हैं स्काई मैप्स और स्टार चार्ट्स और स्टार मैप्स। ये तीनों चीज़ें सेम है। ये जो है ना, ये लोकेशन ऑफ स्टार्स दिखाते हैं, स्टार्स की लोकेशन दिखाते हैं, कॉन्स्टलेशंस और गैलेक्सीज दिखाते हैं। ओल्डेस्ट स्काई चार्ट जो कि जर्मनी में डिस्कवर किया गया है, वो मैप से भी ओल्डेस्ट है।
मतलब जो एक नॉर्मल मैप पाया गया है उससे भी पुराना एक स्काई चार्ट पाया गया है जर्मनी में, ठीक है। क्या दिखाता क्या है, एक ओरियन रिजेंबल करने वाले कॉन्स्टलेशन को वो शो करता है। नाउ व्हाट इज अ स्केल? इन इंडिया वी फॉलो द मेट्रिक सिस्टम, जिसमें लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं किलोमीटर्स में और शॉर्ट डिस्टेंसेस को मीटर्स में। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, मैप पर किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। स्ट्रेट लाइन देखो, मैप पे किसी भी दो जगहों के बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है उसको हम मेजर करते हैं और फिर हम रिलेट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द सेम टू, उन्हीं दो प्लेसेस का ग्राउंड पर जो एक्चुअल ज़मीन है, अर्थ है, उस पर जो डिस्टेंस है उन्हीं दोनों जगहों का वो हम मेजर करते हैं और रिलेट करने की कोशिश करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन अ मैप, देखो मैप पर किसी भी दो जगहों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जब उसको हम स्ट्रेट लाइन पर मेजर करते हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन मेजर किया, ऐसा नहीं, ऐसे अगर मैं ऐसे मेजर करूँ तो ये नहीं आएगा उस कैटेगरी में, ठीक है। मैं एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रही हूँ तो उसको हम कहते हैं मैप डिस्टेंस, ठीक है। अब इसी का ऑपोजिट होता है ग्राउंड डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन सेम टू प्लेसेस ऑन द ग्राउंड। जब हम मेजर करते हैं अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन तो उसे हम ग्राउंड डिस्टेंस कहते हैं। रेशियो, हाँ देखो अब स्केल की ये डेफिनेशन एंड यू शुड बी नोइंग इट। रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का बीच का जो रेशियो है उसे हम स्केल ऑफ द मैप कहते हैं। एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, सपोजिटली 1 सेंटीमीटर ऑफ, देखो मैप पे जो 1 सेंटीमीटर है इट रिप्रेजेंट्स 1 किलोमीटर ऑन दी ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे बस एक एग्जाम्पल लिया गया है। इसका अगर मैंने मानो आपको ये स्केल दे दी, इस स्केल का मैंने, आप सोच रहे हो कि दो डॉट्स क्यों लगाए, दिस इज द साइन फॉर रेशियो। रेशियो आपने मैथ्स में पढ़ाई है, ठीक है। तो दिस मीन्स दैट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर 1 सेंटीमीटर बिटवीन टू पॉइंट्स। इसका देखो, इसका मतलब ये है, मैंने एक मैप लिया, उस जिस मैप की ये स्केल है उस मैप पे मैंने दो प्लेसेस ली, उन प्लेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है, प्लेस नहीं सॉरी कंफ्यूजन है, दो पॉइंट्स, प्लेस और पॉइंट अलग है, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। अब अगर मैं वही उन्हीं दोनों पॉइंट्स प्लेसेस के बीच का जो डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड है वो मेजर करूं तो वो 1 किलोमीटर आएगा, ठीक है। स्केल ऑन अ मैप कैन बी शोन इन द फॉलोइंग, 3 तरीके होते हैं। ये मैं आपको ऐसे अलग से बता देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं लिख देती हूँ, स्केल रिप्रेजेंटेशन, हाउ कैन अ स्केल बी रिप्रेजेंटेड, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ स्केल? देखो 3 तरीके होते हैं। नंबर 1 इज बाय अ स्टेटमेंट, एक हम सिंपल स्टेटमेंट लिखते हैं और वो जो क्या कहते हैं, सिंपली आप कह सकते हो कि स्केल रिप्रेजेंट हो जाती है, ठीक है। एक ये हो गया। सेकेंड जो तरीका है दैट इज बाय अ न्यूमेरिकल फ्रैक्शन, जिसको हम RF भी कहते हैं, उसका फुल फॉर्म पे आई कम टू यू, बट अभी समझ लो न्यूमेरिकल फ्रैक्शन एक नॉर्मल जो फ्रैक्शन होता है ना उसी फ्रैक्शन टाइप का होता है ये टॉपिक भी, और सिंपल सा है, डू नॉट गेट वरीड कि क्या है। फिर तीसरा जो तरीका है दैट इज अ लीनियर स्केल और अ ग्राफिक स्केल, ठीक है, इसको ग्राफिक स्केल भी कहा जाता है। नाउ वी मूव फॉरवर्ड बाय स्टेटमेंट। अब एक करके हम सारे जो तरीके हैं उनके बारे में जानेंगे। स्टेटमेंट मेथड में बेसिकली जो होता है, स्केल को हम सिंपली लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर टू 2 किलोमीटर्स और या व्हाट्सोएवर द स्केल इज, ठीक है। इस स्टेटमेंट में जो 1 सेंटीमीटर है वो मैप डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 2 किलोमीटर्स है वो ग्राउंड डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक क्विक और देखो ये बकवास है, ये तुम्हें खुद ही से वहाँ पे लिखना पड़ेगा, समझने की चीज़ है। ये तुम्हारा पहला जो होता है वो मैप डिस्टेंस होता है, दूसरा 2 किलोमीटर्स होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है ना, ये काम की चीज़ है। ये क्विक और ईजी मेथड है डिस्टेंसेस को मेजर करने का, बट लेट मी टेल यू इससे एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा खास कुछ आते नहीं हैं। अब आता है बाय न्यूमेरिकल फ्रैक्शन, इसको हम RF मेथड भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अगर मैंने कहा RF मेथड तो इसमें जो RF है इसका फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इस मेथड में मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का जो रेशियो है ना उसको हम एक फ्रैक्शन के तौर पे लिख देते हैं। देखो आपको कन्वर्ट करना आता है, जैसे मानो मैंने कहा 2:5 है,
हमारा रेशियो बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस। तो इसका अगर मैं RF मेथड से मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो क्या हो जाएगा, 2/5 जो पहला वाला है ये वाला, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स द न्यूमरेटर, जो बाद वाला है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। न्यूमरेटर हमेशा 1 रहता है। देखो मैंने एक एग्जांपल दिया है मैथ्स के पर्पज से, इसमें मत जाना। जब हम ज्योग्राफी में बात करते हैं तो यहाँ पे न्यूमेरिकल फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो हमेशा 1 होता है, जो कि मैप डिस्टेंस होता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा ग्राउंड डिस्टेंस होता है, और वो कुछ भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी टू बी 1। नो पर्टिकुलर यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज यूज विद RF। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, अगर मैं बोलना चाहूँ RF तो मैं ये भी कह सकती हूँ RF इक्वल्स टू मैप डिस्टेंस। एक तरीका इसको कहने का ये भी है, मैप डिस्टेंस ऊपर न्यूमरेटर में आ गया और नीचे आ जाता है अपना ग्राउंड डिस्टेंस। मतलब ज़्यादा वेरियस मेथड्स जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। RF stands for representative fraction. No particular unit of measurement is used with RF। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि देखो मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस जब हम देखो रिप्रेजेंट जब करा जाता है ना तो हम उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब दोनों का सेम यूनिट होता है तो हम ये नहीं लगाते हैं। अनदर रीज़न इज़ कि अगर आप कन्वर्ट नहीं भी करके मार्क कर रहे हो लिख रहे हो तो अनदर रीज़न इज़ जो हमारा RF होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इट इज़ ऑलवेज अ रेशियो, ठीक है, मतलब रेशियो को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, और रेशियो इज ऑलवेज अ फ्रैक्शन ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज, और रेशियो में कभी भी कोई भी आप यूनिट्स नहीं लगाते हो। देयरफॉर जो हमारा RF होता है उसमें भी हम कोई भी पर्टिकुलर यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज़ नहीं करते हैं, और क्योंकि हम यूज़ नहीं करते हैं इस वजह से मैप मेकिंग में यूनिवर्सली ये वाला मेथड एप्लीकेबल होता है। ऐसा आप पूछोगे वो जो पहला वाला मेथड था स्टेटमेंट मेथड, वो क्यों नहीं है, वो इसलिए क्योंकि स्टेटमेंट मेथड देखो हमारे यहाँ 1 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर होता है, कहीं पे CGS सिस्टम चलता है, कहीं पे कोई सिस्टम चलता है, मतलब हर जगह अलग अलग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट चलता है। हमारे यहाँ मेट्रिक चलता है, कहीं पे CGS चलता है, कहीं पे कोई और चलता है, सारा आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, फिजिकल क्वांटिटीज़ में, तो डिफरेंट होते हैं, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग मेथड्स फॉलो होते हैं ऑफ मेजरमेंट। RF को मैं स्टेटमेंट में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ और स्टेटमेंट को मैं RF में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। बाय ग्राफिक और लीनियर स्केल कुछ खास ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, बट यू शुड लिसन टू मी। ग्राफिक और लीनियर स्केल मेथड में होता ये जो मैप डिस्टेंस है उसको हम एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से दिखाया जाता है। जो लेंथ ऑफ जो स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होती है वो डिपेंड करती है मैप का क्या साइज है, जो कि नॉर्मली 12 से 20 सेंटीमीटर के बीच ही उसकी लेंथ होती है। ये जो पहली वाली लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन जो है, इट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स जिनको हम प्राइमरी डिविजन्स कहते हैं। फर्स्ट प्राइमरी डिवीजन जो है उसको फर्दर सब डिवाइडेड होता है वो स्मॉलर छोटे छोटे पार्ट्स में। इन पार्ट्स को हम सेकेंडरी डिवीजन कहते हैं। फॉर कन्वीनियंस कहा जाता है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट और 0 पॉइंट ऑन द लीनियर स्केल शुड बी आफ्टर द फर्स्ट प्राइमरी डिवीजन फ्रॉम द लेफ्ट से फर्स्ट प्राइमरी डिवीजन के बाद में स्टार्टिंग पॉइंट और 0 पॉइंट ऑन लीनियर स्केल होना चाहिए। प्राइमरी डिवीजन 0 के राइट में होते हैं और सेकेंडरी डिवीजन 0 के लेफ्ट में होते हैं। ये याद कर लेना, ये आ सकता है MCQ में। लीनियर स्केल यूजफुल क्यों है? टू मेजर द डिस्टेंस। हम मैप से डायरेक्टली डिस्टेंस मेजर कर पाते हैं, साथ में ग्राउंड डिस्टेंस और फिगर्स और या फिर कह लो वैल्यूज जो होती हैं उसके जो करस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस है वो भी हमें ये बता देता है। टाइप्स ऑफ मैप्स, 2 टाइप के मैप्स हैं। स्मॉल स्केल मैप जो है वो बहुत लार्ज एरियाज को दिखाते हैं। देखो एरिया तो वो लार्ज दिखाएगा पर डिटेल छोटी होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्मॉल स्केल मैप्स। एक एटलस और वर्ल्ड मैप्स में जो क्लासरूम्स में वर्ल्ड मैप्स यूज होते हैं वो स्मॉल स्केल मैप्स के एग्जाम्पल्स हैं। स्मॉल स्केल मैप्स क्या देते हैं, प्रोवाइड करते हैं वो एक जनरल पिक्चर किसके बारे में, अलग अलग रीजन्स का जो फिजिकल क्लाइमेट और इकोनॉमिक कंडीशंस है उसके बारे में एक जनरल पिक्चर हमें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज लार्ज स्केल मैप्स। लार्ज स्केल मैप देखो 2 टाइप के होते हैं, वो मैं भी आपको बताती हूँ। पहले ये देखो, स्मॉल स्केल में आपने देखा कि लार्ज एरिया फ्यूअर डिटेल्स। इसमें क्या होता है, स्मॉल एरिया, लार्ज स्केल मतलब
स्मॉल एरिया पर डिटेल में अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन जितनी पॉसिबल है वो दिखाते हैं। दो एग्जाम्पल्स होते हैं, दो टाइप के लार्ज स्केल मैप्स होते हैं बेसिकली, कैडास्ट्रल एंड टोपोग्राफिकल मैप्स। देखो अब द टर्म कैडास्ट्रल, ये शब्द कैडास्ट्रल ये कहाँ से आया है? एक फ्रेंच वर्ड है कैडास्ट्रे, जिसका मतलब होता है रजिस्टर ऑफ टेरिटोरियल प्रॉपर्टी। ठीक है, कैडास्ट्रल मैप्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन है, कैडास्ट्रल मैप्स एक्यूरेटली दिखाते हैं हर, देखो जो लैंड है उसका हर एक जो फील्ड है, एवरी फील्ड और प्लॉट ऑफ लैंड जो है, लैंड का हर एक प्लॉट, हर एक जो फील्ड है उसका मेजरमेंट और एक्सटेंट, कितनी दूरी तक वो फैला हुआ है, वो सब कुछ वो दिखाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कैडास्ट्रल मैप्स, लेआउट मैप्स जो होते हैं, विलेजेस लेआउट मैप्स अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, विलेजेस के जो लेआउट मैप्स होते हैं दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ कैडास्ट्रल मैप्स। कमिंग टू टोपोग्राफिकल मैप्स, दे आर बेस्ड ऑन द एक्चुअल सर्वे। ये आप जो डेप्थ में आके पढ़ते हो 8th में, 8, 9, 10 बेसिकली आप टोपोग्राफिकल को अच्छे से पढ़ते हो। ठीक है, एंड होपफुली आई विल बी टीचिंग इट टू यू नेक्स्ट ईयर, नो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। दे आर बेस्ड ऑन द एक्चुअल सर्वे ऑफ लैंड। ठीक है, अब टोपोग्राफिकल मैप्स जो होते हैं जो लैंड का है उसका एक्चुअल सर्वे पे वो बेस्ड होते हैं और डिटेल में सरफेस के जो फीचर्स, ज़मीन के जो फीचर्स हैं, जनरल सरफेस फीचर्स हैं वो दिखाते हैं, जिसमें जो दिखाते हैं उसमें वो नेचुरल लैंडस्केप के साथ साथ कल्चरल लैंडस्केप भी दिखाते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू का एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, डिपिक्ट रिलीफ, ये क्या क्या दिखाते हैं, शो, और अगर मैं डेप्थ में आपसे पूछूं क्या डिपिक्ट करते हैं, तो वो डिपिक्ट करते हैं रिलीफ फीचर्स जो भी होते हैं, ड्रेनेज, सेटलमेंट्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज होता है, लैंड यूज का क्या मतलब कैसे लैंड का यूज होता है, आई मीन प्रॉपर्टीज बनती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बिल्ड होता है, या फिर फील्ड्स वगैरह है वो क्रॉप्स के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए, और बाकी जितनी भी एरिया के डिटेल्स है वो यहाँ पे डिपिक्ट करता है। इंडिया में सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो पूरा जो कंट्री है उसका टोपोग्राफिकल मैप्स प्रिपेयर करती हैं। इन मैप्स को टोपो शीट्स भी कहा जाता है। अब देखो मैप पर जो एक डायरेक्शन है ना वो एक एरो की हेल्प से दिखाया जाता है। टिप ऑफ द एरो जो है वो लेटर एन से मार्क्ड होता है और इंडिकेट करता है नॉर्थ। देखो ऐसे समझो, ये एरो हो गया मेरा, अच्छा जी ये है, ये मैं ज़रा थोड़ी आपको यहाँ पे मैथ्स बता रही हूँ। दिस इज अ लाइन, देखो जो लाइन होती है ना उसकी दोनों साइड पे ऐसे होता है, और अगर मैं एक तरफ डॉट बना, दोनों तरफ अगर मैं डॉट बना दूँ तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। और अगर मैं आपको एक चीज़ अभी और करके दिखाती हूँ, देखो मैंने एक लाइन बनाई, मैंने एक तरफ एरो कर दिया, मैंने एक तरफ ये कर दिया, ये हो गया एक रे। एग्जाम्पल जो सनलाइट से रेज आती हैं। ठीक है, ये यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट है, बट मैं यहाँ पे आपसे एक एरो की बात कर रही हूँ और ये एक एरो होता है। ठीक है, टिप ऑफ द एरो जो है उस पर मार्क्ड है लेटर एन, और जहाँ पे एन है वो इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को। इस एरो को मैं क्या कहती हूँ, जो ये पूरा ये एरो है विद द लेटर एन, इसको मैं कहती हूँ नॉर्थ लाइन। डायरेक्शंस ऑन अ मैप और ऑन द ग्राउंड, मैप पे जो डायरेक्शंस हैं या मैं कहूँ ग्राउंड पे जो डायरेक्शंस हैं वो हमेशा नॉर्थ के पर्सपेक्टिव ही दिखाए जाते हैं। वंस एक बार अगर नॉर्थ पता चल जाए तो जो साउथ ईस्ट वेस्ट है उनको ढूंढना आसान हो जाता है, क्योंकि ये 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं मैप की और इनको हम कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। 4 मेन डायरेक्शंस बात करने के बाद मार्क करने के बाद इंटरमीडिएट डायरेक्शंस को भी ढूंढा जा सकता है। पैरेलल स्टडी होती क्या है, देखो ये डेफिनेशन है, याद कर लेना। अब मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस जो है वो कार्डिनल डायरेक्शंस के मिडवे यानी बीच में एकदम आती हैं। फॉर एग्जांपल डायरेक्शंस मिडवे बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आता है मिडवे जो है वो नॉर्थ ईस्ट है। सिमिलरली बाकी कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ठीक है, देखो मैं आपको बताना ये चाह रही थी, थोड़ा सा रियल वर्ल्ड में आ जाओगे आप। देखो ये मैंने बना दिया एक लाइन। ठीक है, ये जो एरिया है ये हो गया नॉर्थ, बॉटम वाला ये साउथ हो गया, ये मेरा राइट साइड पे आता है ईस्ट, इस साइड पे आता है वेस्ट। ऑल क्लियर? ठीक है, अब देखना मैंने इस डायरेक्शन से ऐसे निकाला। ठीक है, और एक एरो मैंने यहाँ से निकाला, 4 डायरेक्शंस मेरे पास और आ गई। टोटल कितनी डायरेक्शंस हो गई, 8 डायरेक्शंस हो गए। अब ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है इसको मैं क्या कहूँगी, इसको मैं कहूँगी नॉर्थ ईस्ट।
फिर साउथ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है इसको मैं क्या कहूँगी, इसको मैं कहूँगी साउथ ईस्ट। ये सॉरी एरो की उस तरफ लिखना था, मैंने ऊपर लिख दिया, जस्ट बेयर विद इट हियर। साउथ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन साउथ वेस्ट, और फिर इधर आ जाएगा अपना नॉर्थ वेस्ट। मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज फाइंडिंग डायरेक्शन। अब ये जो डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शंस को हम ढूंढते कैसे हैं। सन देखो ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट करता है। अगर हम सुबह सुबह खड़े हो जाएं सन को फेस करते हुए, मतलब हम ईस्ट को फेस कर रहे हैं, ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट है, वेस्ट देखो अब ईस्ट सामने है तो वेस्ट पीछे हो गया, ये कॉमन सेंस है। लेफ्ट जो है वो हमारा नॉर्थ बन जाएगा और जो राइट है वो हमारा साउथ बन जाएगा। जो राइट और लेफ्ट हैंड कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं वो आपको याद करना पड़ेगा, बाकी आप कॉमन सेंस अपना यूज कर सकते हैं यहाँ पे। फाइंडिंग डायरेक्शंस, पोल स्टार की डायरेक्शंस फाइंड करना है। पोल स्टार देखो कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्थ पोल आपने सबने सुना होगा। नॉर्थ पोल जो है उसके वर्टिकली ऊपर, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, वर्टिकली उसके ऊपर जाके जो है वो पोल स्टार लोकेटेड है। कॉन्स्टलेशन जिसका नाम है ग्रेट बियर, जिसको इंडिया में सप्तऋषि कहा जाता है, वो पोल स्टार के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती रहती है, ठीक है। 2 स्टार ग्रेट बियर के जो 2 स्टार्स हैं वो हमेशा हमेशा पोल स्टार की तरफ पॉइंट करते हैं। मैग्नेटिक कंपास को भी यूज करते हैं, वो इधर मैंने बताया था आपको फेसिंग द राइजिंग सन। इधर हम बात करें मैग्नेटिक कंपास की। जो मैग्नेटिक कंपास है ये भी नॉर्थ फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करती है, नॉर्थ साउथ। अब कहोगे कौन सा डायरेक्शन है, इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कहा जाता है। ऊपर मैंने नॉर्थ लिख दिया, नीचे साउथ लिख दिया, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। दिस कंपास इज ऑल्सो कॉल्ड, इस कंपास को हम मेरिनर्स कंपास भी कहते हैं। कौन से कंपास को, मैग्नेटिक कंपास को भी हम मेरिनर्स कंपास कहते हैं, बिकॉज इट इज यूज्ड बाय द मेरिनर्स टू फाइंड डायरेक्शंस वाइल सेलिंग। वो सेल कर रहे होते हैं तो डायरेक्शंस ढूंढने में ये हेल्प करता है। कभी कभी हमें एग्जैक्ट डायरेक्शंस किसी जगह, ऑब्जेक्ट या प्लेस की जो नॉर्थ के रेस्पेक्ट से हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती है। एग्जैक्ट डायरेक्शंस जो होती है ना वो डिग्रीज या बेयरिंग के हेल्प से उसके टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। बेयरिंग की डेफिनेशन याद कर लो, इट इज एन एंगल फॉर्म बिटवीन द नॉर्थ लाइन एंड द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू। 2 गिवन पॉइंट्स के बीच में जो लाइन ज्वाइन कर रही, 2 गिवन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है और जो नॉर्थ लाइन है उसके बीच में जो एक एंगल फॉर्म हो रहा है उसे हम बेयरिंग कहते हैं। बेयरिंग हमेशा एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होती है। बेयरिंग हमेशा एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होती है। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज ये होता है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स मैंने आपको कहा, मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, पर कुछ इसमें ऐसा है नहीं जो समझाऊं मैं, ये आपको बेसिकली याद ही करना पड़ता है। मैप्स जो है ना वो यूज किसके लिए होते हैं, रिकॉर्ड करने के लिए और एक वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जैसे हम करते हैं कि पॉलिटिकल नेबर्स कौन कौन से हैं, पॉलिटिकली से इंडिया में कौन सा पार्ट आता है, कौन सा एरिया पाकिस्तान का आता है एंड वेरियस अदर कंट्रीज, ठीक है, चाइना एंड म्यांमार वगैरह जो हैं। तो ये सारा पॉलिटिकल बाउंड्रीज के टॉपिक में आता है। रिलीफ फीचर्स कौन कौन से हैं, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, मतलब नॉर्थ में आपको क्या ज़्यादा मिलता है, साउथ में क्या चीज़ मिलेगी, पॉपुलेशन कहाँ पे कितनी है, क्लाइमेट के क्या हाल चाल है, मतलब क्या कंडीशंस हैं, कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रहा है, सोशल कल्चरल फीचर्स, सिटीज़ टाउन्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये अपनी आ जाती हैं। मैप्स जो हैं ये सारी चीज़ें शो करते हैं। एक एक्चुअल शेप और साइज ऑफ फीचर्स दिखाना मैप पर पॉसिबल नहीं होता है। किस फीचर्स की हम बात कर रहे हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, ब्रिजेस, डैम्स, स्पोर्ट्स फील्ड दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन इन फीचर्स के बगैर जो मैप होता है वो लेस इंफॉर्मेटिव होता है, इसलिए हम इनको डिफरेंट कलर्स, साइंस, सिंबल्स और लेजेंड्स का यूज करके इंफॉर्मेशन को मैप पर प्रेजेंट कर देते हैं। दीज साइंस एंड सिंबल्स जो हैं इनको हम कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स कहते हैं। डेफिनेशन याद कर लेना, दोनों पॉइंट लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है। डिफरेंट कलर्स से लिखना पड़ेगा आपको। देयर इज एन अग्रीमेंट, बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उनका कॉमन यूज ऑफ साइंस, सिंबल्स और कलर्स के बारे में अग्रीमेंट हुआ हुआ है। जैसे ब्लू जो है ना वो हमेशा वाटर बॉडीज के लिए यूज होता है और जो ग्रीन है वो हमेशा प्लेन्स के लिए यूज होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैप्स,
मैप्स प्रोवाइड रिकॉर्ड्स ऑफ फैक्ट्स, अर्थ के जो फैक्ट्स के रिकॉर्ड है वो प्रोवाइड करती हैं और हमें लैंडफॉर्म जो है वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं। जो मैप्स होते हैं ये यूजफुल होते हैं और एकेडमिक पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। गवर्नमेंट जो है उसे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए मैप्स चाहिए होते हैं। टोपो शीट्स जो हैं वो टाइमली हेल्प करती हैं ड्यूरिंग मिलिट्री ऑपरेशंस और प्लानिंग, किसी भी देश का प्लान करना, बारे में कुछ प्लानिंग करनी है, डेवलपमेंट करना, उसके लिए ज़रूरी होते हैं। मैप्स यूजफुल होते हैं टूरिस्ट और ट्रैवलर्स के लिए। क्यों ये यहाँ पे रीज़न बनता है? रीज़न बीइंग जो मैप्स होते हैं वो टूरिस्ट और जो ये हमारे ट्रैवलर्स होते हैं उनको उनकी डेस्टिनेशन तक पहुँचने में वो हेल्प कर सकते हैं। पिक्टोरियल मैप्स जो हैं वो हमें कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स को भी एक प्रॉपर रिलेशनशिप में समझने, लर्न और अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प करते हैं। फिर आ जाता है मैप जो है वो एक इंडिविजुअल के लिए गाइड के तौर पे सर्व करता है इन जनरल, और पर्टिकुलर में बात करूँ तो गवर्नमेंट्स के लिए हेल्प करता है। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है स्केच। रफ डायग्राम ऑफ रोड्स अगर हम बनाते हैं टू शो कि हमें कहाँ पे टर्न करना है, कौन सा लैंडमार्क पे देखना है, टू रीच द बुक शॉप, आपको एक बुक शॉप पहुंचना है, आपको जगह नहीं पता है, आपने रफ डायग्राम बना दिया और उस रफ डायग्राम को हम कहते हैं स्केच। ठीक है, अब देखो क्या होता है। रफ डायग्राम जिसको मैंने स्केल और बिना प्रॉपर यूज ऑफ साइंस एंड सिंबल्स के बनाया है उसको एक स्केच कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इवन दो एग्जैक्ट डायरेक्शंस और डिस्टेंसेस जो है वो मेंशन नहीं किए जाते हैं एक स्केच पे, उसके बावजूद ईजिली जो हमारी डेस्टिनेशन है उस पर पहुंचा जा सकता है। अभी हमने पढ़ा स्केच, नाउ विल स्टडी अबाउट द प्लान। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको अभी पढ़ाया सबसे पहले मैप्स। मैप जो है वो स्केल के साथ बनता है, बट जो स्केच है वो विदाउट अ स्केल बनते हैं। प्लान क्या होता है? प्लान होता है एक एक्यूरेट मैप ऑफ अ वेरी स्मॉल एरिया लाइक दैट ऑफ अ हाउस और अ बिल्डिंग। एक घर या बिल्डिंग जितना जो उसका जो एक्यूरेट मैप होता है ना उसको हम कहते हैं प्लान और लेवल प्लान। आप यूँ समझ लो, जैसे कहीं भी घर बनवाना होता है तो एक आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है मोस्टली कि वो आए और प्लान आउट करे कि कैसे बनना है एंड हाउ टू प्रोसीड विद इट। तो ये सारा हो गया हमारा प्लान के अंडर आता है। ये शो करता है लेंथ और ब्रेथ, हर एक कमरे का लेंथ और ब्रेथ घर में, और जो डोर्स और विंडोज़ की हाइट है वो भी ये शो करता है। एक्यूरेट मैप ऑफ अ वेरी स्मॉल एरिया, जो कम एकदम छोटी से छोटी डिटेल भी दिखाता हो उसे कहते हैं एक प्लान। ये प्लान की डेफिनेशन हो गई। प्लान जो है ये स्केल के अकॉर्डिंग बनता है। स्केल ऑफ अ प्लान जो है वो मैप से डिफरेंट होती है। नॉर्मली मैप जो है वो लार्ज एरिया रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो इस वजह से वो स्मॉल स्केल पे बनाया जाता है, लेकिन जो प्लान होता है वो लार्ज स्केल पे बनाया जाता है। और इतना लार्ज होता है कि यूँ समझ लो कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप मे रिप्रेजेंट 100 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड। ऑन द अदर हैंड जो प्लान होता है, अच्छा सॉरी देखो मैंने यहाँ पे आपको मैप बताया, जो ये स्केल मैंने बताई ना, ये मैंने आपको मैप की स्केल बताई। अब हम यहाँ पे प्लान की बात कर रहे हैं, जहाँ पे 1 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट सिर्फ ग्राउंड पे 1 मीटर। ठीक है, सम अप, अब इतनी सामरी, ठीक है, जो हमने इतनी देर तक पढ़ाई करी। ग्लोब जो है ना ये एक ह्यूमन मेड मॉडल होता है अर्थ का, पहली चीज़। फिर हमने पढ़ा मैप क्या होता है। मैप या तो लार्ज एरिया विदाउट डिटेल्स दिखाएगा या फिर एक स्मॉल एरिया विद डिटेल्स दिखाएगा, और मैप हमेशा स्केल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। प्लान जो है वो भी हमेशा स्केल के साथ बनाते हैं और लार्ज स्केल पे बनाया जाता है, और वेरी स्मॉल एरिया ये दिखाता है, और डिटेल ये सारी ऑलमोस्ट दिखा रहा होता है। जो हमारा स्केच है ये एक रफ डायग्राम होता है जो कि ड्रॉ किया जाता है स्केल के बिना। तो अभी तक हमने पढ़ा ग्लोब, मैप, स्केच और प्लान। इन चारों चीज़ों में देखो ग्लोब की तो हमने बात ही नहीं करी, स्केल के साथ होता है नहीं होता है, सो जस्ट लीव दैट। 3 चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ, मैप, स्केच, प्लान। मैप और प्लान जो है स्केल के साथ बनते हैं। स्केच जो है इट इज ड्रॉन विदाउट अ स्केल। अब डायग्राम्स पे आ जाओ, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द बेस्ट पार्ट आई वुड से। ठीक है, देखो डायग्राम्स हम पढ़ रहे हैं, डायग्राम्स का फंक्शन क्या होता है, मतलब क्यों होते क्या है। दे आर यूज टू शो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स, डिफरेंट जो फिजिकल फीचर्स होते हैं उनको दिखाने के लिए डायग्राम्स का यूज किया जाता है। जब बारिश होती है तो कुछ जो रेन वाटर है वो हिल स्लोप के नीचे मूव कर जाता है और स्मॉल स्ट्रीम्स बनाता है। अब जो स्मॉल स्ट्रीम्स होती हैं ये एक साथ ज्वाइन कर जाती हैं और एक रिवर बना देती हैं। देखो बारिश हुई, ये हिल स्लोप था, जो बारिश थी ये पानी जो था ये ऐसे ऐसे आते आते यहाँ पे एक स्ट्रीम यहाँ पे आया,
फिर एक स्ट्रीम यहाँ पर आई, ये सारा मिल के यहाँ पर एक रिवर बनाता है। मेरी रिवर यहाँ पे सर्कुलर है, आप जानते हो रिवर मोस्टली सर्कुलर आपको नहीं मिलती, तो जस्ट इग्नोर दैट। द प्लेस, जिस जगह से जो एक रिवर ओरिजिनेट होती है, जहाँ से उसकी शुरुआत होती है, उसको हम सोर्स कहते हैं। और सोर्स क्या हो सकता है? सोर्स एक स्प्रिंग हो सकता है, एक लेक हो सकती है, ग्लेशियर भी हो सकता है, ठीक है। प्लेस जहाँ पर रिवर एक लेक को जाके ज्वाइन करती है, सी या ओशन है, मतलब एक रिवर जो है वो लेक, सी, ओशन या यू बेसिकली मतलब किसी वाटर बॉडी को जाके जब ज्वाइन करती है तो उसे हम उसका माउथ कह देते हैं। अब हम आते हैं ट्रिब्यूटरीज पे। एक स्मॉलर रिवर जो एक बड़ी लार्ज रिवर को ज्वाइन करती है और उसका जो पानी है वो लार्जेस्ट रिवर को कंट्रीब्यूट कर देती है, उसको हम कहते हैं लार्ज रिवर। जो बड़ी वाली रिवर है उसका जो ट्रिब्यूटरी उसको हम कहते हैं, मतलब एक छोटी रिवर ने बड़ी नदी को जोड़ा, उसको अपना पानी कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, ज्वाइन करके पानी कंट्रीब्यूट किया, तो हम उसको कहेंगे कि वो उसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। जो एरिया एक रिवर और ट्रिब्यूटरी ड्रेन करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर मानो ये कोई जेड एरिया है, यहाँ पर जो नदियाँ थी उन्होंने यहाँ से जितना भी पानी है वो लेके कैरी फॉरवर्ड करके गई और उन्होंने अपने माउथ में जाके उसको ड्रेन कर दिया। अब जो ये एरिया था ना, इसको हम कहते हैं रिवर बेसिन। क्यों? क्योंकि इट हैज़ बीन ड्रेन्ड बाय अ रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज। मियांडर्स क्या होते हैं? ये एक थोड़ा सा नया सा वर्ड है, आपने कभी सुना नहीं होगा। जब एक रिवर माउंटेन्स को छोड़ती है और प्लेन्स में जाकर एंटर करती है तो उसका जो फ्लो है वो स्विफ्ट फ्लो नहीं रहता है, ठीक है। जो रिवर है वो ट्विस्ट करती है, टर्न करती है लार्ज बेंड्स और लूप्स बनाने के लिए। अब इन बेंड्स को हम कहते हैं मियांडर्स। जो वर्ड मियांडर ये कहाँ से आया है? एक नेम ऑफ देखो, एक टर्की में एक रिवर है मेंडरिस, ठीक है। ये एक विंडिंग रिवर है, या वाइंडिंग कह लो, वाइंडिंग रिवर है, जिसके न्यूमरस अपना जो कोर्स है, ठीक है, जो उसकी पूरी जर्नी है समझ लो, उसमें बहुत सारे बेंड्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज डिस्ट्रीब्यूटरीज। जब एक रिवर अपने माउथ के पास पहुंचती है तो वो एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर और सेडिमेंट कैरी कर रही होती है, ठीक है। स्पीड ऑफ रिवर है वो भी डिक्रीज कर जाता है, जिस वजह से जो एक्स्ट्रा सेडिमेंट है वो वाइड रिवर चैनल में सैंड बार्स की तरह डिपॉजिट कर दिया जाता है। अब जो ये सैंड बार्स होते हैं ये मेन रिवर चैनल को डिवाइड करते हैं इनटू सेवरल चैनल्स, जिनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। सिंपली समझो, एक बड़ी नदी थी, उसको डिवाइड कर दिया, एक इधर से पार्ट हो गया, इधर से पार्ट हो गया, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूटरी है ये मेन रिवर को ज्वाइन नहीं करते। अब आप पूछोगे, ये आई गेस आपका आंसर कर देता है, बस चल आई टेल यू। देखो, हमने बात करी ट्रिब्यूटरी की। ट्रिब्यूटरी में क्या हुआ था कि वो ज्वाइन करती है और कंट्रीब्यूट करती है अपना पानी टू द मेन रिवर, सही है। छोटी रिवर लार्ज रिवर को ज्वाइन करके अपना पानी जो है उसको कंट्रीब्यूट कर देगी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटरीज बेसिकली एक बड़ी सी नदी थी, ठीक है, एक रिवर थी, इसी को मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसी के ही मैंने पार्ट्स करे हैं, और जो ये पार्ट्स हैं ये दोबारा लौट के इधर से निकल गए, दोबारा ये एंटर नहीं करते हैं और ज्वाइन नहीं करते हैं मेन रिवर को। जो ट्रायंगुलर शेप्ड लैंड फॉर्म होता है ट्रिब्यूटरीज के बीच में, क्यों, कैसे? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट, उसे हम एक डेल्टा कहते हैं। जो वर्ड डेल्टा है वो एक ग्रीक लेटर होता है डेल्टा, वहाँ से डिराइव होता है, ठीक है। जो डेल्टा शब्द है ये पहले एक ग्रीक हिस्टोरियन होते थे, हेरोडोटस, ये हिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो आई गेस, ठीक है। हेरोडोटस जो थे एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, इन्होंने पहली बार इस शब्द को यूज़ किया था फॉर द ट्रायंगुलर डिपोजिशनल लैंड। नाइल रिवर जो है उसके माउथ पर एक ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन लैंड है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं डेल्टा। जो डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म करती हैं वो दुनिया का लार्जेस्ट डेल्टा होता है। टॉपिक नेक्स्ट आता है एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन। ये थोड़ा सा नया टॉपिक है आपके लिए। जब सेडिमेंट्री रॉक्स को कंप्रेस किया जाता है तो वेव लाइक बैंड्स और फॉल्स एक फोल्ड में फॉर्म होते हैं। जो आर्क और दी अपवर्ड, आर्क मतलब जो ऊपर गया, जो अप फोल्ड है उसको एंटीक्लाइन कहते हैं, और जो ट्रो और डाउनफॉल है ये हमारा सिंक्लाइन हो गया। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं? ब्लॉक माउंटेन एक फोर्सेस हैं उनसे फॉर्म होता है, उन फोर्सेस से जो कि
अर्थ की क्रस्ट में फॉल्ट या फिर क्रैक्स फॉर्म करते हैं। ये जो फॉल्ट्स होते हैं ये अर्थ की जो क्रस्ट है उसको ब्लॉक्स में तोड़ सकते हैं। जब इन ब्लॉक्स को रेज किया जाता है जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं वो फॉर्म होते हैं। ब्लॉक माउंटेन जो है वो कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड इफ जो फॉल्ट के आइदर साइड पर जो ब्लॉक्स हैं वो सबसाइड कर जाएं। सबसाइड करा हुआ जो पार्ट है वो रिफ्ट वैली को फॉर्म करता है। नाउ वी बिगिन विद द क्वेश्चन आंसर्स। Which of these are drawn to a scale? You can pause the video, take a break, think about the answer and then open the video to see the answer. I'm assuming आप try कर चुकी हो उसको attempt करना, ठीक है। Which of these are drawn to scale? Scale के according किसको बनाया गया होता है? देखो ग्लोब का आपने पढ़ा नहीं, स्केच विदाउट होता है, स्टार चार्ट का क्या ही जरूरत पड़ेगी। आ गया आंसर मैप। What do the sailors use to know the directions? Directions जानने के लिए जो sailors होते हैं वो क्या यूज करते हैं? The correct answer is mariner's compass. क्यों यूज करते हैं उसका एक क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। What is the art of drawing maps called? ठीक है, करेक्ट आंसर इज कार्टोग्राफी। कैलीग्राफी जो होती है ना, देखो वो उसकी होती है, सॉर्ट ऑफ इस टाइप की होती है, अभी और भी एडवांस होती है, ठीक है। तो जो कैलीग्राफी होती है वो लेटर्स का होता है। ज्योग्राफी आप पढ़ ही रहे हो, एक सब्जेक्ट होता है। बायोग्राफी मतलब किसी इंसान की जो लाइफ है, उसकी जो स्टोरी है उसको हम बायोग्राफी कहते हैं। बचा यहाँ पे कार्टोग्राफी, आर्ट ऑफ ड्राइंग मैप्स। अब आपको नेम द फॉलोइंग है यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्शंस दैट लाई बिटवीन द कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शंस के बीच में जो डायरेक्शंस लाई करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। नेक्स्ट इज एन एक्यूरेट मैप ऑफ अ वेरी स्मॉल एरिया। छोटे से एरिया का एक एक्यूरेट मैप जो है उसे हम क्या कहते हैं? ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कमेंट करने के लिए देती रहूँगी, सो दैट यू आर इन द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग द आंसर्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि यू जस्ट ओपन द वीडियो एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। देखो जो करेक्ट आंसर होगा वो आफ्टर 1 or 2 days, देखो एक तो मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगी अगर आपने मुझे आंसर दिया, और अगर किसी को नहीं आ रहा है चेक योर बुक, और अदरवाइज चेक द कमेंट सेक्शन में, कमेंट्स में बता दूंगी कुछ वक्त बाद, ठीक है। रफ डायग्राम ड्रॉन विदाउट अ स्केल। स्केल के बगैर अगर आप एक रफ डायग्राम बनाते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्केच। फिर आता है स्मॉलर रिवर, जो लार्जर रिवर को अपना वाटर यानी जो पानी है वो कंट्रीब्यूट करती है, उसको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी। लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड है, ये सुंदरबंस का डेल्टा है। ये जो सुंदरबंस का डेल्टा है मैंने आपको पढ़ाया था, इट इज फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स, ठीक है। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। बाकी जो पॉइंट्स हैं वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सेम बुक की लैंग्वेज है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ अ ग्लोब। एक ग्लोब की 3 लिमिटेशंस यानी उसकी 3 खामियां, या फिर बेसिकली यूँ समझ लो डिसएडवांटेजेस आपसे सवाल में पूछे गए हैं। पहला तो ये हो गया कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी, उसको एक पार्ट ऑफ अर्थ के लिए हम नहीं बना सकते। और तीसरा, एक लार्ज साइज ग्लोब बनाकर यूज़ करना एक मुश्किल काम है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैप क्या होता है और विच फीचर्स आर इंक्लूडेड इन द लैंग्वेज ऑफ अ मैप। तो ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, ये आप एज इट इज़ पूरा लिख लोगे। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस क्वेश्चन, ये अच्छा सा क्वेश्चन है। एक मैप की जो लैंग्वेज उसमें कौन से फीचर्स आते हैं, ये पूरा आप लिखोगे कि जो एक मैप होता है उसमें टाइटल, स्केल, डायरेक्शन, ग्रिड, कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल, साथ में जो कलर्स हैं वो एक वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन शो करते हैं। और ये सारे जो फीचर्स हैं, इन फीचर्स को हम कहते हैं लैंग्वेज ऑफ अ मैप। स्काई मैप्स क्या होते हैं और ये क्या दिखाते हैं? जो मैप्स नाइट स्काई यानी रात के जो आसमान होता है उसको दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम स्काई मैप्स कहते हैं। ये थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया। दे आर ऑल्सो नोन एज स्टार चार्ट्स। स्टार चार्ट्स और स्टार मैप्स भी इनको कहा जाता है।
और ये स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस और गैलेक्सीज की लोकेशन शो करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज, अगर कोई इंसान जंगल में खो गया है तो हाउ कैन दैट पर्सन फाइंड अ डायरेक्शन इन द मॉर्निंग, अगर उसके पास कोई भी गैजेट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? जैसा मैंने आपको बताया, फेसिंग द राइज। क्वेश्चन कहाँ से आया ये समझो। पहले क्वेश्चन आया है हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन। 3 मेथड आपने पढ़े। उसके पास डिवाइस नहीं है तो मैग्नेटिक कंपास हट गया, पोल स्टार थोड़ा सा टफ है। सिंपलेस्ट जो है, एकदम सिंपलेस्ट जो चीज़ यहाँ पे मेथड आ सकता है वो है फेसिंग द राइजिंग सन। देखो, एक पर्सन जो लॉस्ट है वो कैसे कर सकता है? बाय फेसिंग द राइजिंग सन। अगर 1 मार्क क्वेश्चन है तो सिर्फ इतना लिख के आ जाना जो यहाँ से यहाँ तक है, बट अगर 1 मार्क से ज़्यादा है तो यू विल हैव टू राइट द होल ऑफ इट। ठीक है, पहले आपने लिखा, फिर आपने एक्सप्लेन किया। सन जो है ईस्ट में राइज करता है, वेस्ट में सेट करता है। तो अगर पर्सन सन को फेस करता हुआ खड़ा हो तो वो ईस्ट को देखेगा, पीछे उसका जो बैक है उसमें वेस्ट होगा, लेफ्ट हैंड उसका नॉर्थ को पॉइंट करेगा और राइट हैंड उसका साउथ को पॉइंट करेगा। ये सारा आपको लिखना पड़ेगा। गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ स्केच एंड अ प्लान। एक स्केच और प्लान के बीच में 2 डिफरेंसेस देने हैं। नंबर 1 इज दोनों की जो डेफिनेशन है वो आपने लिख देनी है। ठीक है, दूसरी चीज़, इट इज़ ड्रॉन विदाउट अ स्केल। स्केच को हम एक स्केल के बगैर ड्रॉ करते हैं और प्लान को हम हमेशा स्केल के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करते हैं। गिव रीजन RF हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ठीक है, इसका आपको रीजन देना है। RF जो है ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के लिए स्टैंड करता है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन इसलिए क्योंकि नो यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज यूज्ड विद RF। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। वेरी सून क्लास 7 का जो कोर्स है वो भी शुरू हो रहा है मेरे चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट एज ऑलवेज। So yeah, that's all. If you like this video, then do share it with your friends and hit the subscribe button. Bye and take care. I'll see you in my next video. कोई और चैप्टर पढ़ना है, do let me know in the comment section of this video. ठीक है, और जो नोट्स हैं वो भी आपको इसी वीडियो के comment section में मिल जाएंगे. So do check them out. Bye and take care. I'll see you soon in my next video.